वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे फिर हमने ये वाला रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज़ ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप वर्क डन करेंगे तो गोया आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करवा दी, चेंज करवा दी। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि वर्क इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ज़रूरी नहीं है कि वर्क डन सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, चेंज इन एनी एनर्जी हो सकती है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? चेंज इन एनी एनर्जी जो है वो हमेशा बराबर होता है किस चीज़ के, वर्क डन के बराबर होता है। ये पॉइंट समझ लें। इस फार्मूले को अगर आप मज़ीद एक्सटेंड करना चाहते हैं, सो वर्क इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। दोनों में कॉमन क्या है, हाफ एम इज़ कॉमन, तो क्या चीज़ आया, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। क्लियर? ये बराबर है वर्क डन के। अगर आपसे पूछा जाए इस तरह का, मतलब कोई सिनेरियो बन जाए, आपसे फोर्स के हवाले से पूछा जाए कि फ़ोर्स मालूम करें, तो फोर्स को मालूम करने के लिए आपको पता है कि वर्क डन बराबर है एफ डी व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री cos 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अगर आपको एफ चाहिए तो डी को उधर शिफ्ट करो। सो एफ इक्वल्स टू व्हाट, एम डी डिवाइडेड बाई 2 वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। क्लियर है? सॉरी, m डिवाइडेड बाई 2d। वेल डन, शाबाश। आ रही बात समझ में कि डी इधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हुआ, डिवाइड, m हैज इट इज़ वी एफ स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। तो मतलब मुख्तलिफ फार्मूलाज जो हैं वहाँ आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, मुख्तलिफ रिलेशन जो हैं यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं। तो अगर आपके पास कोई भी एनर्जी गिवन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने एक सवाल किया, अगर आपको याद है, यहाँ पर मैंने वर्क को बराबर रखा किस चीज़ के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रखा था क्या नहीं? तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो वर्क एनर्जी थ्योरम। बस ये बात आप लोगों ने याद रखनी। तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम है। इस तरह के सवाल आते हैं। अ बॉल ऑफ मास 10 kg स्ट्राइक्स विद अ फिक्स टारगेट एंड पेनिट्रेट्स 8 सेंटीमीटर। टारगेट में कितना पेनिट्रेट करती है, 8 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करती है। द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स बाय द टारगेट टू बुलेट इज़ 100 न्यूटन। कितना, 100 न्यूटन जो है वो रेजिस्टेंस शो होता है। ये आपको फोर्स गिवन है। फाइंड द वेलोसिटी विद विच द बुलेट हिट्स द टारगेट। वो वेलोसिटी मालूम करो जिससे बुलेट जो है वो टारगेट को क्या करेगी। अब देखो आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, ज़रा देखिए पहले। मास गिवन है, डी गिवन है, और फोर्स गिवन है, और क्या गिवन है, और आपसे पूछा क्या गया है, वेलोसिटी मालूम की, सॉरी वेलोसिटी पूछी गई है कि वेलोसिटी मालूम की। तो जब यहाँ से भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, एफ और डी आते हैं वर्क में, मास और वेलोसिटी आते हैं काइनेटिक एनर्जी में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? देखो एफ और डी वर्क में आते हैं, मास और वेलोसिटी किस में आते हैं। सो इट मीन्स यू हैव टू यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब आपने किस चीज़ को यूज़ कर रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ अगर आप करेंगे, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर। यहाँ से क्लियर आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ आपको कोई इशू है? कौन स्टेटमेंट समझनी है? ये वाली। सवाल क्या है, a ball of mass 10 kg strikes a fixed target and penetrates 8 centimeter into it. सर पहले बॉल तो फिर ये बुलेट कैसे? ये बाल किधर से है यार? वही तो मैं भी कह हाँ ये बच्चा सही कह रहा है।
हाँ बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ज़्यादा बेन बराबर है। अब सॉरी, बिल्कुल सीखा, वेल डन, शाबाश। इसका मतलब बाकी सारे सोए हुए थे। हाँ नालेको, या आप लोग परेशान इसी वजह से थे कि बाल और बुलेट का क्या चक्कर है। अच्छा चले चले, छोड़ इन चीज़ों को। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, सही है, सही है नालायक। अच्छा पहले ये ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो। अभी समझ आया क्या सवाल? वेरी गुड, शाबाश। ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करें 1000 से, सही, 10 पावर 3 से। ये और ये कैंसिल हुआ, 100। इसका आंसर क्या चीज़ है? 10 पावर -2 kg। क्लियर? अभी इसको सॉल्व करेंगे। एफ डी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हम मालूम किसको कर रहे हैं? स्पीड को। सब चीज़ों को उधर शिफ्ट करें। 2 एफ डी डिवाइडेड बाई एम इक्वल्स टू वी स्क्वायर। 2 एफ की जगह पे उसकी वैल्यू गिवन है, कितनी है? 100 न्यूटन है ये। और डी कितना है? 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटी की जगह क्या लगाओ? 10 पावर -2। क्लियर? डिवाइडेड बाई एम, मास। मास कितना है? 10 पावर -2। क्लियर है? इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है? वी स्क्वेयर। तो स्क्वेयर को ख़त्म करेंगे तो क्या लेंगे? स्क्वेयर रूट। 10 पावर -2 और 10 पावर -2 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 2 8 से कितना होता है? 2 8 सा 16। 16 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 1600। 1600 आपके पास आया तो बताओ 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है, और 00 का स्क्वायर रूट 0 होता है। सो आंसर इज 40 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू बी। कौन सा ऑप्शन से? 40 है, हाँ है, ये वाला। कोई सवाल तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज इंटर कन्वर्जन ऑफ, यहाँ पे देखिए टॉपिक ख़त्म होगा। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। और इसी, जी पूछो सवाल। नहीं ये, अच्छा सही। और इसी के साथ होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या मतलब? एनर्जीज कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। The kinetic may be converted into potential, while the potential may be converted into kinetic or any other forms of energy. Clear? But we are here restricted only to the potential and kinetic energies, rather than to sound and heat energies or any other form of energy. यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं किसी का? तो सिंपल है। अच्छा इसमें ये वाला साइड लिखा, चलिए इशू नहीं है, बस यहाँ पे देख लिया आप लोग, लाजमी नहीं कि लिखें, लेकिन लिखे जल्दी करें। चल आप दोनों सही हो जाए, आप दोनों का मैं क्लास दूंगा अभी, लास्ट क्लास के एंड पे आप दोनों को क्लास दूंगा। कर लिया? ये वाला साइड करे, वो फिर बाद में करो न्यूमेरिकल, सिर्फ यहाँ से मेरा काम हो जाएगा। जी गुड, शाबाश। जी सही है, हो गया, हो गया मिस्टर, एक मंजर को खाला का।
आप लोग राइटिंग में इतने स्लो हो, ये टेस्ट कैसे सॉल्व करोगे आप? टेस्ट को मैं दोबारा से कह रहा हूँ, वक्त पे सॉल्व किया करें, पूरे टेस्ट जो हैं वो सॉल्व किया करें। दूसरी बातें हैं, जो टेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे सिर्फ आपको 3 चांस दे सकता हूँ। फर्स्ट चांस ये है कि सही है, आपका कोई इशू हो या कुछ भी हो तो सही है, टेस्ट आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकंड चांस में जो है 1 दिन का टेस्ट आपको फिर दूसरा वाला नहीं भेजा जाएगा, और थर्ड चांस पे आपको बिल्कुल कोई भी टेस्ट नहीं भेजा जाएगा। ये बात याद रखो। अब मर्ज़ी आपकी है, आप टेस्ट को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। फ़िक्स टाइम पे आपने सेंड करना है। अब अभी से वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, जब आप डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, फिर आप क्या कैसे खिदमत करेंगे? फिर सारे दिन सोए रहेंगे या सारे दिन किसी और के साथ लगे रहेंगे? पेशेंट बेचारा जो है मर रहा होगा। वो सीरियस कंडीशन में होगा, आप उसको कहेंगे कि 1 दिन पहले लाते हैं उसको। अब 1 दिन में क्या इलाज करो इसका? तो ये सारी बातें जो हैं वो याद रखनी है। अच्छा चलिए, बस सही है, इसको फिर बाद में लिखो। इंटर कन्वर्जन का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती हैं? कंजर्व्ड। लेकिन हाउ एवर एनर्जीज कैन बी इंटर कन्वर्टेड। इंटर कन्वर्जन का इसी वजह से आया हुआ है। हाउ एवर एनर्जीज कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म या इनटू ईच अदर। एनर्जीज एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकती हैं? तब्दील हो सकती हैं। आसान सी मिसाल है, और फिर उसके बाद जो है हमने इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ज़रा देखें, सबसे पहले हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। इनिशियली जब ये ग्राउंड पे पड़ा था तो इसकी कौन सी एनर्जी थी? कोई भी एनर्जी नहीं थी, ना काइनेटिक एनर्जी इसकी थी और ना ही इसकी क्या थी? पोटेंशियल। अब ज़रा देखिए, मैंने इस पर वर्क डन किया, क्लियर? जब मैंने वर्क डन किया तो इसको मैं मूव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी है? अब जब यहाँ पे टॉप पर आया तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कन्वर्ट हो गई पूरी की पूरी कहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी में। समझ बात, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? काइनेटिक एनर्जी ज़ाया नहीं हुई है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई है कहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी में। अब ज़रा मैं दोबारा नीचे आ रहा हूँ, देखो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है? काइनेटिक में कन्वर्ट होती जा रही है, क्लियर? तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरह से आपको अगर याद हो तो आपको आपके एग्ज़ाम में पास्ट पेपर्स में अगर आप देखते हैं तो आपसे एक सवाल पूछा जाता कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कप जो है वो टेबल से गिर जाए और वो टूट जाए तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या सीन होगा? तो आपको पता है कि जब आपने उसको उठाया था, टेबल पे रखा था, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर थी? पोटेंशियल एनर्जी। जब वो गिरने वाला था तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही थी। जब वो ज़मीन से स्ट्राइक कर गया तो वो एनर्जी कन्वर्ट हुई किस चीज़ में? साउंड और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन द सेम, विल रिमेन कंजर्व। ये पॉइंट आपने याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा मुझे ये बताएं, मिड ऑफ दिस हाइट, इस हाइट के मिड पर h/2 पर यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक होगी या पोटेंशियल? यहाँ पे हाफ एनर्जी काइनेटिक होगी और हाफ एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल होगी। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक भी होगी, और ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? पोटेंशियल होगी। और यहाँ पर ग्राउंड से पहले जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? ग्राउंड स्ट्राइक करने से पहले। तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। इसके लिए हम जब MCQ सॉल्व करेंगे या आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा, शायद वो इस तरह से हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या चीज़ किया कि यहाँ से जब इसको आप उठा रहे थे तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी? इधर देखें, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ये कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में? इसको मैं इसे लिख सकता हूँ इन्हीं अल्फाज को, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में इधर लिखता हूँ, इस पॉइंट पे या इधर जहाँ पर भी लिखो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, नहीं सॉरी
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है, ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कोई सवाल तो इसमें नहीं है। या अगर आप इसको अभी मैं ड्रॉप करूँ, ज़रा देखो, पहले पोटेंशियल एनर्जी है ना, अब जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में। अब इसी वजह से चूंकि मैं इधर लॉस लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, गेन, ताकि आपको ये चीज़ बता सकूँ कि यहाँ पे लॉस का मतलब ये नहीं है कि वो ज़ाया हो गए, बल्कि वो लॉस किस में कन्वर्ट हो गया है, गेन में कन्वर्ट हुआ है, वो इंटर कन्वर्ट हो चुका है। इसको इंटर कन्वर्जन कहते हैं। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही उसको खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हो, बल्कि वो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर कोई सवाल तो नहीं है? जी पूछो। कैसे? हाँ, पोटेंशियल भी होती, काइनेटिक भी होती। ये इस तरह से देखें, जब ये आ रहा था यहाँ से यहाँ तक, तो अभी देखिए पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही किस में, करंट। अभी तक पूरी कन्वर्ट नहीं हुई है, पूरी तब कन्वर्ट होगी जब ग्राउंड को हिट करने से पहले, ये ग्राउंड को हिट करने से पहले सारी पोटेंशियल जो है वो लॉस हो जाएगी और जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे गेन हो जाएगी। जितनी पोटेंशियल थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, काइनेटिक में। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? अब जी एट अटाम का मतलब ये है ना, मतलब एट अटाम नहीं कहो, असल में इस तरह से कि जब ये यहाँ से रोल कर रहा है तो सेंटर पर जो है या दरमियान में जो है वो दोनों एनर्जीज होती हैं, क्योंकि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में तब्दील नहीं हो चुकी होती। पूरी तब तब्दील होगी जब ये यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि जब ग्राउंड को हीट करेगा फिर तो साउंड भी होगा, हीट भी होगा। इसी वजह से मैं उनको काउंट नहीं कर रहा। क्लियर भी ये बात? तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, यानी सेम रहेगी। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एन इंक्लाइन प्रॉब्लम, कोई इंक्लाइन प्रॉब्लम मैं आपको दूँ, फॉर एग्जांपल ज़रा देखो, आपसे मैं कहूँ इस तरह का प्रॉब्लम मैं आपको दे सकता हूँ कि लेट्स से किसी चीज़ को स्लाइड करवा रहे हैं, रोटेट नहीं, क्या करवा रहे हैं, स्लाइड करवा रहे हैं इस इंक्लाइंट में, या आप खुद स्लाइड हो रहे हैं। वो जो बचपन में आपको याद था तो यहाँ पे झूला वगैरह जो है वो होता था, सही, उज्जनी वगैरह, हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या होता था कि आप जब यहाँ पर जो है वो बैठ जाते तो इधर आपके, अभी चूँकि आपने वर्क डन किया है ना, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए वर्क डन किया, अगेंस्ट ग्रेविटी आपने काम किया, जहमत की आपने ऊपर उठने की, तो यहाँ पे आपने कौन सी एनर्जी गेन की, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही आप स्लाइड होंगे तो यहाँ से यहाँ तक जब आप आएंगे तो ये आपकी सारी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किस एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें कोई इशू तो नहीं है। अब ज़रा देखें, जब मैंने ये लफ्ज़ कहा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है किस चीज़ के, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सही। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। ये m और m क्या हो जाएंगे, कैंसल, ये gh अपनी जगह पे, 2 इधर डिवाइड है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, स्क्वायर को ख़त्म करें क्या आएगा, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू v। ये वो फार्मूला है वेलोसिटी का जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ से स्लाइड करेंगे, आपको अपना मास, आपको जो है ये पता होगा कि आप कितनी हाइट पर मतलब गए हैं। फॉर एग्जांपल हाइट जो है वो 10 मीटर है या कुछ भी, ये हाइट है, क्लियर। हाइट फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, कितनी है, 10 मीटर हाइट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक झूला था जिसकी 10 मीटर हाइट थी, मैं यहाँ पे टॉप पर पहुँच गया, बताओ जब मैं वहाँ से स्लाइड होऊंगा तो इस पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी क्या होगी, कितने रफ्तार से मैं आऊँगा। आप इस फार्मूले से, ओ बहुत तेज़ी नहीं भाई, फार्मूले से इसको ये तुके नहीं है कि बहुत तेज़ी से आऊँगा, वो तो लाजमी सी बात है कि मैं आऊँगा, स्लाइड है ना, स्लाइडिंग सरफेस है। अच्छा इसको देखें, तो इसको मालूम करने के अपने स्पीड, अब ये कितना यूज़फुल है डेली लाइफ में, अगरचे आपकी इसकी तरफ तो ज़हन नहीं जाता है, तो ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि आप अपना स्पीड मालूम कर सकते हैं कि आप कितने स्पीड से स्लाइड कर जाएंगे। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से एक और चीज़ याद रखो, वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास।
अगर कोई पहलवान बेटा है वो ऊपर से जो है वो नीचे स्लाइड करता है और एक आप जैसा दुबला पतला शख्स जो है वो स्लाइड करता है, तो उस वक्त वो पहलवान और आपके माँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जुले को, अगर जुला उसको सपोर्ट करता है। तो समझ आ रही, ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्पीड जो है वो उनके मासेस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि स्पीड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, हाइट, कि जितनी हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करवा रहे हैं, गिरा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं कि ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसको फॉर एग्जांपल इसको 20 मीटर हाइट पे ले गया, बताओ जब मैं इसको ड्रॉप करता हूँ ये कितनी स्पीड से ज़मीन पर आता है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ इसको मालूम करने के लिए क्या यूज़ करोगे, ये वाला फार्मूला जो है आप यूज़, इतना ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है। ये वो चीज़ें हैं जो आप ऐसी चुटकियों में जो है आपको बताने चाहिए। किसी चीज़ की स्पीड वगैरह मालूम करना कि अभी यहाँ पर है तो इतने टाइम के बाद कहाँ पर होगा, उसकी पोजीशन वगैरह मालूम करना, ये सारे वो चीज़ें हैं जिसको आप प्रैक्टिकली जब अप्लाई करोगे तब आप इसको इंजॉय कर पाओगे। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप जुले पे बैठ जाते हैं तब पोटेंशियल और काइनेटिक को भूल के किसी और यादों में चले जाते हो। क्लियर है कि नहीं है? संग ख़ुन देखो दाई उखरा दे, कम से कम ये तो भी आप साथ में कहते हैं कि यार नहीं आज चलिए ये करें कि मैं अपनी स्पीड तो मालूम करूँ कि मैंने कितनी स्पीड से मैं स्लाइड कर रहा हूँ। फिर आप जो है आपके पास जो आपके अहबाब गए हुए हैं आप उनको बता दिया भाई मैं इतनी स्पीड से जो है वो स्लाइड कर रहा था, या आप इतनी स्पीड से स्लाइड करेंगे जब आप इधर बैठेंगे, सिर्फ मैं नहीं आप बैठेंगे तो आप भी इतनी स्पीड से स्लाइड करेंगे, माजिब शेटिंग होने लगा। तो ये चीज़ आपको जो है वो क्या है, ये चीज़ जो है मालूम करनी चाहिए। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको हमेशा इन चीज़ों की फ़िक्र होनी चाहिए, बजाय इंजॉय भी करें लेकिन इंजॉयमेंट इन्हीं चीज़ों को लेकर करें, ये बात याद रखें। अगर एक हेवी और एक कम वाला हाइट वाला चीज हो, अगर दोनों को एक ही जगह से मतलब लिफ्ट करवाए, जी बच्चे क्या है सवाल दोबारा पूछो। सर एक चीज ज्यादा हेवी है ना सर, अच्छा एक हल्का है सर। जी जी, सर अगर दोनों को सेम हाइट से बाइक कौन गिरा स्पीड सेम होगा, किस तरह से? तो मास पे डिपेंड नहीं करता है ना, हाइट सेम है। देखो एच सेम है, जी तो सरफेस ऑफ अर्थ प्लेयर सेम है, तो टू तो कांस्टेंट है, तो आपके पास वी प्रोपोर्शनल होगा हाइट की, स्क्वायर रूट ऑफ हाइट की। सर इसमें भी थोड़ा ज़हन फंसता है कि एक मतलब बारी चीज और एक हल्का एयर रेजिस्टेंस को आएगा ही, बारी और पहले पहुंचेगा और हल्का है वो बात, लेकिन एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे उस केस में। ये resistance। हाँ एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे। अभी मैं आपको वो फार्मूला भी बताऊंगा कि अगर आप एयर रेजिस्टेंस को काउंट करोगे तब क्या हो सकता है, वो फार्मूला भी अभी आपको बताऊंगा। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए, अभी लिखे नहीं, इसको हमने आगे लेके चलना है, इसके हवाले से कोई सवाल तो नहीं है। तो आप किसी भी पार्क वगैरह में जाए अभी तो ये काम ज़रूरी है, आपकी ज़िम्मे आपका फ़र्ज़ है कि आप अपनी वेलोसिटी वगैरह से जुलो वगैरह में कैलकुलेट करें। सी है मतलब हाइट आप खुद अंदाजे से लगा सकते हैं, आपको अपनी हाइट मालूम हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यार कि मुझे 2 बार करे तो ये दीवार बन जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी के मुताबिक इसको प्लस करो, बस ये आप ये दीवार की हाइट आएगी। ज़रूरी तो नहीं कि आप हर जगह पे इंच टेप अपनी जेब में घुमा तेरा वाला इंच टेप सो हाइट नहीं, फिर तो लोग आपको कुछ और समझेंगे। सो एस्टिमेशन इज़ द बेस्ट थिंग, एस्टिमेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसको आपने करना है। तो हर जगह पे इस तरह से हाइट नहीं, अब समझ आया हाइट कैसे निकालोगी? अच्छा चले सही है, गुड शॉट। हाँ मतलब एस्टिमेट का अंदाज़ा सही होना चाहिए। हाँ थोड़ी सी गलती हो सकती है, ज़्यादा गलती जो है वो नहीं हो सकती। सही है, चलें आगे चलते हैं। इनक्लाइन प्रॉब्लम हो सकते हैं, इस तरह से मज़ीद ज़्यादा मतलब मज़ीद प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ माई क्वेश्चन इज़, जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा कि इस फार्मूले के मुताबिक तो हेवी और लाइट मास का स्पीड सेम होगा अगर उनका हाइट क्या है, लेकिन आप डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं ऐसा तो कभी नहीं होता है। अगर हैवी चीज़ और लाइट चीज़ दोनों को एक ही हाइट से आप रिलीज़ करेंगे तो हैवी चीज़ पहले पहुंचेगा और लाइटर बाद में पहुंचेगा। अब सवाल ये है कि ये किस वक्त जो है वो सेम होते हैं, ये किस वक्त एक ही स्पीड से जो है वो ट्रेवल करेंगे। तो ये याद रखो, ये उस वक्त एक स्पीड से ट्रेवल करेंगे व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज़ निगलेक्टेड, जब फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हवा की मुखालिफत को अगर हम निगलेक्ट करें तब ये एक स्पीड से आएंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज़, इफ़ वी कंसिडर द रेजिस्टेंस, अगर हम कंसिडर करें रेजिस्टेंस को, देन हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल, देन हाउ वी कैन रिलेट दिस, फिर हम इन चेंजेस को स्पीड वगैरह को कैसे निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो फार्मूला इस वजह से लिखवा रहा हूँ, आपके सिलेबस में आप चेक करो ये चीज़ लिखा हुआ है
कि आप एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशंस जो हैं वो मालूम करें। बात समझ आ रही कि नहीं? तो फार्मूला व्हेन resistance is considered। चलिए सुनिए यहाँ पे देखिए, अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यही वाला चीज़ें करवा रहा हूँ। चलिए इधर एग्जांपल के तौर पे करवा दूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम गिरा रहे हैं, यहाँ पर इसकी कौन सी एनर्जी है भाई? जब ये आएगा इस जगह तक, इस पॉइंट तक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में? काइनेटिक एनर्जी में। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ में? काइनेटिक में। प्लस एक और चीज़ है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की तरफ से। नाले को इसमें खुद ग्रेविटी वर्क कर रहा है। ये देखो, जब ये नीचे आएगा तो हवा इस पर क्या लगाएगी? फोर्स। उसके अगेंस्ट भी वर्क डन होगा क्या नहीं होगा? हवा के अगेंस्ट वर्क डन होगा क्या नहीं होगा? दैट वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है? एच। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ एच। पॉइंट समझ आ रहा है? मैं एयर रेजिस्टेंस को काउंट कर रहा हूँ। ये जो एफ है, दिस इज द फोर्स ऑफ एयर, एयर रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन फोर्स इसे कहा जाता है। कौन सा फोर्स कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। व्हेन रेजिस्टेंस या व्हेन फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड। ये पॉइंट समझ आ गया? दिस इज द वर्क डन। ये असल में क्या है? वर्क डन ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और ये कौन कर रहा है? बाय एयर।